हमारा रिफर कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके नाम से ही समझ में आएगा समान नागरिक संहिता। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि मुद्दा चर्चा में क्यों है, क्योंकि राज्यसभा में हमारे देश में संसद है, उस संसद में सदन है दो, एक है अपर हाउस राज्यसभा, एक है लोअर हाउस लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा से जब दोनों जगह से चीजें पारित होती हैं तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। हमारे देश के संविधान में जब संविधान निर्माण किया गया था उसी समय आर्टिकल 44 में, मतलब हमारे देश के संविधान के भाग 4 में, जिसका नाम है अध्याय का डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता राज्य लागू करेगा, ऐसा संविधान में आदेश दिया हुआ है। पर वह क्योंकि नैतिक आदेश है, कब फॉलो करना यह सरकार पर निर्भर करता है। तो समान नागरिक संहिता कहां से यह बातचीत शुरू हुई? हमारे देश के संविधान निर्माण के दौरान ही हमारे संविधान में भाग 4 में डीपीएसपी में आर्टिकल 44 समान आंकड़ों का 4 समान नागरिक संहिता से हमारे सरकार पर नियम बनाने का दबाव डालता है कि राज्य समान नागरिक संहिता देश में लागू कराएगा। अब सवाल कि सर ये समान नागरिक संहिता क्या होती है, तो आते हैं। द प्रिंट की खबर है कि प्राइवेट मेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, राज्य समान नागरिक संहिता देश में लागू कराएगा। अब सवाल कि सर ये समान नागरिक संहिता क्या होती है, तो आते हैं। द प्रिंट की खबर है कि प्राइवेट मेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, प्राइवेट मेंबर बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो ध्यान से सुनना जरा सभी लोग, क्योंकि एक तो प्राइवेट बिल भी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या होता है, फिर आते हैं प्राइवेट मेंबर का बिल का मतलब क्या हुआ, और फिर इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, कंप्लीट चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों, समान नागरिक संहिता क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, समान सिविल संहिता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, समान सिविल संहिता क्यों होनी चाहिए, समान सिविल संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए। विधि आयोग हमारे देश में कानून का सबसे बड़ा जानकार कमीशन है, हर 5 साल में नहीं बनता, जरूरत पड़ने पर बनता है। समान नागरिक संहिता लागू करने में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, और सबसे अंतिम हमारी अद्भुत टीम का टीम एम के लाइव विश्लेषण। 360 डिग्री सारी चीजों को समझना है। तो कहानी की शुरुआत इतिहास के पन्नों से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमारे देश की आजादी के बाद संविधान सभा की बात आएगी। संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो हमारे देश के संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का वर्णन है। किस राज्य इसे लागू करवाने का प्रयास करेगा, मतलब राज्य को उत्तरदायित्व दिया गया है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के एक सांसद ने प्राइवेट बिल के रूप में इसको पेश किया है। हाल ही में राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा एक निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा एक निजी विधेयक के रूप में। अब सवाल पहले तो यह समझ लेते कि ये निजी विधेयक क्या होता है, कि निजी विधेयक का मतलब क्या है, पहले तो समझ लीजिए। देखो, विधेयक और अधिनियम जब तक वो पारित नहीं तब तक विधेयक, पारित हो जाएगा तो अधिनियम। अधिनियम मतलब एक तरीके का कानून। दूसरी बड़ी बात जो समझनी है हमें,
विधेयक दो तरीके के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी को प्राइवेट विधेयक भी कहते हैं। यदि विधेयक मंत्री परिषद, शब्द पर गौर करेंगे प्लीज, मंत्री परिषद का कोई व्यक्ति लेकर आता है, वो राज्यसभा में लाए या लोकसभा में, तो उसे कहते हैं सरकारी विधेयक। मंत्री परिषद का मतलब वो कोई ना कोई मंत्री पद धारण करता है, ऐसे व्यक्ति ने विधेयक लाया, तो वो सरकारी विधेयक है। लेकिन महोदय, यदि उस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जिस व्यक्ति ने विधेयक लाया, भले ही वो सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति हो, सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति हो, लेकिन कोई मंत्री पद नहीं है, तो कोई मंत्री पद न होने पर वह गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक, प्राइवेट बिल कहलाएगा। भले ही वो सत्तारूढ़ दल के हो, लेकिन वो मंत्री पद पर नहीं है। कोई भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, कोई भी मंत्री अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस विधेयक को हम कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा सदन में पेश किया जाता है जो मंत्री परिषद का अंग नहीं है, अर्थात ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। संविधान लागू होने के बाद कई बार संसद में गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते रहे। 1952 में सैयद मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा पेश किया गया मुस्लिम वक्फ पर विधेयक पहला निजी सदस्य विधेयक पारित किया गया था। मतलब इसके इतिहास में जाए तो 1952 में ऐसा पहली बार हो चुका है कि गैर सरकारी विधेयक पारित हो गया था। अब तक संसद में 14 निजी सदस्य विधेयक पारित किए गए हैं। 14 निजी सदस्य। देखो, आसानी से सारी चीजें नहीं मिलती, सब रिसर्च करना पड़ता है, तो हमारी टीम को आप धन्यवाद दीजिए, पूरी चीजों को ढूंढते हैं। अब यहां ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज। सरकारी विधेयक जब आता है ना, तो उसके पास होने की गारंटी है, क्योंकि अगर सरकार का विधेयक पारित नहीं हो पाया तो इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, गतिरोध भी हो सकता है, या विधेयक पारित होने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन सरकार जब विधेयक लाती तो पारित होता ही है, क्योंकि अगर नहीं पारित हुआ तो फिर तो सरकार बहुमत में नहीं, ऐसा माना जाएगा। लेकिन जब एक निजी सदस्य विधेयक लाता है तो उसके न पास होने पर सरकार पर कोई खतरा नहीं होता, या ऐसा विधेयक पारित होता भी है और नहीं भी। तो शब्दों पर ध्यान देना, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लाया गया ये विधेयक अब आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल थोड़ा यूपीएससी वाला देख लीजिए, और यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है 2017 में। हमारी टीम एमके लाइव टीम, जिन्हें मैंने कई बार नाम लिया है, गुरप्रीत मान हेड करते हैं। क्या आंसर आप देंगे इसका? प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लाया गया ये विधेयक अब आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल थोड़ा यूपीएससी वाला देख लीजिए, और यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है 2017 में। हमारी टीम एमके लाइव टीम, जिन्हें मैंने कई बार नाम लिया है, गुरप्रीत मान हेड करते हैं। क्या आंसर आप देंगे इसका?
तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो जो मंत्री परिषद का हिस्सा ना हो, ऐसा नहीं होता है, तो ये तो गलत है। भारत के संसद के इतिहास में पहली बार, हाल ही में नहीं, 1952 में, और 14 बार ऐसा पारित हो चुका है। तो आंसर आना चाहिए था कि दोनों ही बातें गलत है, मतलब ऑप्शन डी। इसके पूर्व नवंबर 2021 में एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया भी है। इसका मतलब संविधान के साथ साथ हमारे देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को ऐसे दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप इसे लागू कराइए, इसकी जरूरत है देश में। द हिंदू में अगर आप देखेंगे तो 19 नवंबर की खबर थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्ज सेंटर टू स्पीड अप यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, केंद्र सरकार से, कि आप इन्हें लागू करवाएं। आइए अब सवाल यह है कि क्या है समान नागरिक संहिता। संहिता का मतलब होता है एक तरीके से कानूनों का लेखा जोखा। यदि किसी भी देश में सभी लोगों के लिए विवाह के कानून, तलाक के कानून, संपत्ति के कानून, गोद लेने के कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएं, तो उसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। हमारे देश में वर्तमान में हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाइयों के लिए अलग से लॉ है। तो समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म को ध्यान में न रखकर सभी के लिए एक समान प्रकार के संपत्ति के, विवाह के, तलाक के, गोद लेने के कानून बनाना। अब ध्यान से समझना, समान नागरिक संहिता हमारे देश के संविधान की मांग इसलिए भी है क्योंकि हमारा देश आर्टिकल 14 में, हमारे देश का संविधान आर्टिकल 14 और 15 में कहता है कि राज्य धर्म के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो जब धर्म के आधार पर भेद नहीं करेगा तो फिर धर्म के आधार पर अलग अलग नागरिक संहिता कैसे? मतलब यह आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। इसलिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए संविधान के अनुसार। अब आते हैं इसके प्लस माइनस सभी पॉइंट पर, लेकिन एक बार आर्टिकल 44 देखिए क्या लिखा है। राज्य, राज्य मतलब सरकार, सरकार के जुड़े हुए अंग भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य देश में सभी धर्म और संप्रदाय के लिए समान कानून और नियमों की उपलब्धता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, यूनिफॉर्म सिविल कोड refer to the availability of uniform law and rules for all religion and sect in the country। दूसरे शब्दों में वर्ग और धर्मों के लिए अलग अलग कानून ना होकर पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू होना ही समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, विरासत मतलब संपत्ति आदि कानून में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। समान सिविल संहिता के संबंध में वर्तमान की स्थिति भारत में क्या है? तो वर्तमान में हमारे देश में समान नागरिक संहिता नहीं है। गोवा में है, लेकिन क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने इस मसले पर कानून बनाकर सभी धर्मों के लिए समान संपत्ति, विवाह, तलाक के कानून लागू किए हैं। तो सवाल है कि सर क्या राज्य सरकार भी बना सकती है? जी हां, एक राज्य सरकार भी इसे लागू करा सकती है। अब वर्तमान स्थिति पर गौर करते हैं।
समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन के बंटवारे आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। उदाहरण, संपत्ति, विवाह, तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों के लिए अलग अलग है और लोग अपने धर्म के अनुसार निर्मित पर्सनल लॉ के नियम और कानूनों का पालन करते हैं। लोग मतलब सरकार भी। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध चारों के एक ही पर्सनल लॉ है। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि प्रत्येक मामले में लागू नहीं है। गोवा में शादी, तलाक, संपत्ति के विषय में समान कानून है, केवल इन विषयों पर। तो पहले तो स्थिति क्लियर हो गई, मीनिंग समझ में आ गया। अब आप लोगों के सामने एक बड़ी बात है। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, समान सिविल संहिता क्यों होनी चाहिए? थोड़ा तेजी से कमेंट्स करिए। देखो, हम इसका जो जवाब देंगे, सबसे पहला तो रीजन हम देंगे आर्टिकल 44। इसको लागू करने के लिए संविधान सभा ने ही कहा था, आर्टिकल 14 और 15 विभेद नहीं कर सकते धर्म के आधार पर। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, और भारत के अलावा अन्य देश जो सेकुलर कंट्री है, लगभग सभी देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। और एक बहुत बड़ा रीजन, समान नागरिक संहिता देश में समानता का भाव लेकर आएगा। तो होना क्यों चाहिए, पहले इसको समझते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय और एकता और अखंडता की परिकल्पना की गई, जिसकी व्यवहारिक प्राप्ति हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमारे घरों में भी सभी के साथ समान व्यवहार होता है तो घर मजबूत रहता है। किसी के साथ विशेष और किसी के साथ विशेष ना हो तो घर के टूटने की संभावना ज्यादा है। भारत एक संविधान और एकल नागरिकता जैसे प्रावधान के आलोक में समान नागरिक संहिता को लागू करना जरूरी है। आर्टिकल 14 और 15 समान विधियों के साथ ही विभिन्न आधारों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव का विरोध करता है। भारत में वर्तमान में विद्यमान अलग अलग पर्सनल लॉ आर्टिकल 14 और 15 के साथ ही संविधान की मूल भावना के विपरीत है। एक ही देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून का प्रचलन संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। यह राष्ट्र की एकता के लिए भी घातक है, क्योंकि इससे विभिन्न वर्गों के मध्य विशेषकर धार्मिक आधार पर भेदभाव का आश्रय मिलता है। और आश्रय नहीं मिलता है, कुछ लोग बदमाशी भी करते। देखना बदमाशी कैसे, हिंदू धर्म में एक ही विवाह की अनुमति है, तो कुछ बदमाश लोग, मुझे बताना मैं सही हूं कि गलत है, कुछ बदमाश लोग जिन्हें 2 विवाह करने हैं, 3 विवाह करने हैं, वे मुस्लिम धर्म अपना लेते केवल विवाह के लिए। भला केवल विवाह के लिए। तो इससे क्या होता है कि नैतिकताओं का पतन। इसका मकसद मतलब वास्तविक रूप में यदि आपका किसी धर्म के प्रति निष्ठा है, किसी धर्म के प्रति भाव है, तो आप धर्म बदल सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन आप केवल अपने विवाह के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए धर्म बदल रहे, तो ये ठीक तो नहीं है।
एक हमारा लाल है, वो कह रहा है कि हिंदुओं में 9 विवाह है, मैं प्रमाणित कर सकता हूं। मैं ऐसे लालों से कहूंगा कि मत करो प्रमाणित। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी इच्छाओं को तुम नियंत्रित कर लो। मतलब मेरा कहना यह है, मोनोगेमी, मोनोगेमी खास करके, मतलब किसी दिन उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल वो 9 प्रकार के विवाहों की बात होती है, वो गरीब लाल है। यही अधूरा ज्ञान ट्विटर से पढ़कर आ जाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं आधा अधूरा, और फिर आ जाते हैं कि आज यूट्यूब पर मास्टर को कमेंट्स करूंगा मैं, और वो बहस भी करेगा कि बुक में दिया हुआ है। अगर किसी बुक में दिया है तो गंदी किताब है, फेंक दो उसको। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, जो मुद्दा है उस पर गौर करते हैं, उस पर गौर करते हैं। कई मामलों में भेदभाव सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भी किया जाता है। तो पहला तो मैंने आपको प्रमाणित करके दिखाया कि भाई आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 44 पंथ निरपेक्षता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एकता और अखंडता की बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाकी देशों में भी अब इस प्रकार की चीजें हुई हैं, हमें भी प्रगतिशील आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब आपसे अगर यूपीएससी पूछे कि समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास तर्क होने चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों के पास तर्क है अब कि सर समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। देखो, होना नहीं होना हम दोनों पहलू पढ़ेंगे, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, बाद में अपने अपनी व्यक्तिगत राय है। एक कह रहा है सर विविधता है हमारे देश में, बहुत बढ़िया, इससे धर्मों के बीच में मतभेद हो सकता है। ट्राइबल और बैकवर्ड सोसाइटी भी है हमारे देश में। बिल्कुल, सबसे पहला आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, उसको बचाने का प्रावधान करता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, विविधता, हम इसे यदि ऊपर से थोपेंगे तो शायद इससे लोगों के मन में, किसी विशिष्ट धर्म के लोगों के मन में यह भाव पैदा होगा कि ये हम पर जानबूझकर थोपा जा रहा है, बल्कि उन्हें मोटिवेट करना होगा कि नहीं, सब चीजें समान होनी चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक एक अच्छा कदम था, जिससे न जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी सुरक्षा मिल गई, और ये मुस्लिम महिलाएं भी मानती है। तो हमें एक मोटिवेशन पैदा करना होगा, न कि थोपना होगा। तीसरा, भारत में संविधान में ही इसे लागू करने से पहले एक बेहतर वातावरण की बात कही गई है। तो पहले चेक करना होगा कि वो इन्वायरमेंट आ गया या नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, समस्याओं के समाधान कभी भी कानून नहीं हो सकते हैं। कानून अंतिम विकल्प हो सकता है, पहला विकल्प नहीं हो सकता है। आइए जरा देखते हैं
भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ग, जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ समुदाय अपने संस्कृति के कारण अत्यंत संवेदनशील है। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाली जनजातियां, इन्हें संविधान के माध्यम से कुछ विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत के संविधान का आर्टिकल 14 के तहत प्रावधान है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, पर 14 में वर्ग विधान की व्यवस्था है। एक वर्ग के लिए एक प्रकार का कानून होना चाहिए। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कही है कि सभी को समान रूप से नहीं देखा जा सकता है। जिन्हें ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ग मौजूद हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में एक ही कानून को अलग अलग वर्गों पर लागू नहीं किया जा सकता। विभिन्न पर्सनल लॉ की व्यवस्था विभेदकारी ना होकर एक प्रकार से संविधान अथवा राज्य द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य था वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के हित और मान्यता, धार्मिक नियमों को संरक्षण प्रदान करना। अब मेरा इसमें क्या सजेशन है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं इसका एक और बढ़िया सॉल्यूशन क्या है। देखो भाई, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू सिविल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पहले इन्हीं कानून में कई सारी चीजों को बराबर कर लो। जैसे अभी सब अलग अलग है, तो पहले इनके अंदर मतलब जितने भी कानून, जैसे मान लेते कि हिंदू सिविल जो लॉ है उसमें जो प्रावधान है, कुछ प्रावधान जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें भी डालो। तो पहले कुछ समानता करो और जब वो लगभग बराबर हो जाए तो फिर लागू कर दो। तो पहले हमें उनके ही पर्सनल लॉ को जो कमियां है वो दूर करनी चाहिए, सबको एक लेवल पर लाना चाहिए, और जब सब एक लेवल पर आ जाए आगे बढ़ना चाहिए। विधि आयोग का मत, वर्ष 2018 में विधि आयोग द्वारा जारी एक दस्तावेज में कहा गया कि भारत में अभी समान सिविल संहिता को लागू करने का उचित समय नहीं आया है। साथ ही समान सिविल संहिता को लागू करना गैर जरूरी बताया कि जरूरी नहीं है। आयोग का मत था कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानून प्रक्रियाओं को सीक्वेंस वाइज करने की जरूरत है ताकि उनमें मौजूद रूढ़िवादी नियम सामने आ सके। अब हमारी टीम का जो विश्लेषण है वो आपको सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति, जो लोग इंटरव्यू देने वाले, इस बार इंटरव्यू वाले लोग तैयार रहे, इसके लिए कई सवाल बनाए जा सकते हैं। वस्तुतः समान नागरिक संहिता उद्देशिका में परिकल्पित सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता के साथ आर्टिकल 14, 15, 25, 29, 30 से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण के समय समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि निकट भविष्य में सरकारों द्वारा जागरूकता और जनमत के समर्थन के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में सरकार के द्वारा पहले सभी कानूनों की कमियों को दूर किया जाएगा, उन्हें एक लेवल पर बराबरी में लाया जाएगा, और जब ये सभी कानून हर एक के लॉ बराबरी जैसे हो जाएंगे तो सबका एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं और मेरी बात कितने लोग समझ पाए मुझे बताइएगा कि हम समझ पाए। जैसे देखो भाई, 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट के गणित में 20 नंबर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के गणित में 50 नंबर आ रहे हैं, और एक स्टूडेंट के गणित में 90 नंबर आ रहे हैं। और हमने कहा कि अब परीक्षा में पास होने के लिए 70 नंबर होने जरूरी है। तो हम कहेंगे 70 नंबर कब करो? पहले जो 25 वाला 30 वाला है उसकी कमियों को दूर करो, जो 60 वाला है उसकी कमियों को दूर करो, और उनको एक बेटर लेवल, सबको एक लेवल पर लाना चाहिए, और जब सब एक लेवल पर आ जाए आगे बढ़ना चाहिए।
विधि आयोग का मत, वर्ष 2018 में विधि आयोग द्वारा जारी एक दस्तावेज में कहा गया कि भारत में अभी समान सिविल संहिता को लागू करने का उचित समय नहीं आया है। साथ ही समान सिविल संहिता को लागू करना गैर जरूरी बताया कि जरूरी नहीं है। आयोग का मत था कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानून प्रक्रियाओं को सीक्वेंस वाइज करने की जरूरत है ताकि उनमें मौजूद रूढ़िवादी नियम सामने आ सके। अब हमारी टीम का जो विश्लेषण है वो आपको सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति, जो लोग इंटरव्यू देने वाले, इस बार इंटरव्यू वाले लोग तैयार रहे, इसके लिए कई सवाल बनाए जा सकते हैं। वस्तुतः समान नागरिक संहिता उद्देशिका में परिकल्पित सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता के साथ आर्टिकल 14, 15, 25, 29, 30 से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण के समय समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि निकट भविष्य में सरकारों द्वारा जागरूकता और जनमत के समर्थन के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में सरकार के द्वारा पहले सभी कानूनों की कमियों को दूर किया जाएगा, उन्हें एक लेवल पर बराबरी में लाया जाएगा, और जब ये सभी कानून हर एक के लॉ बराबरी जैसे हो जाएंगे तो सबका एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं और मेरी बात कितने लोग समझ पाए मुझे बताइएगा कि हम समझ पाए। जैसे देखो भाई, 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट के गणित में 20 नंबर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के गणित में 50 नंबर आ रहे हैं और एक स्टूडेंट के गणित में 90 नंबर आ रहे हैं। और हमने कहा कि अब परीक्षा में पास होने के लिए 70 नंबर होने जरूरी है। तो हम कहेंगे 70 नंबर कब करो? पहले जो 25 वाला 30 वाला है उसकी कमियों को दूर करो, जो 60 वाला है उसकी कमियों को दूर करो और उनको एक बेटर लेवल पर लेकर आओ, और फिर आप तय कर लो कि 70 और 60 नंबर पासिंग मार्क्स है। मतलब पहले सभी अलग अलग कानूनों की कमियों को दूर कर दीजिए, दूसरे कानून की कमियों को दूर कर दीजिए, तीसरे कानून की कमियों को दूर कर दीजिए, और जब लगभग सभी में बराबरी आ जाए तो आप अपने आप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, क्योंकि फिर सब एक जैसे हो जाएंगे। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए हैं? थोड़ा तेजी से कमेंट्स करना। मतलब हमें पहले एक्चुअल में ऐसा माहौल बनाना होगा जिसके माध्यम से चीजें ज्यादा बेटर हो सकेगी। बिल्कुल धीमे धीमे राज्य को लागू करना चाहिए। एक लाली कह रही माया कुमारी समझ में नहीं आया। समझ में, ये देखो, इसको मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे सोचो, ये समान नागरिक संहिता है तो मान लेते एक कानून इसको फॉलो कर रहा है, दूसरा कानून यहां तक पहुंच रहा है, तीसरा कानून यहीं तक पहुंच रहा है, एक कानून यहीं तक, मतलब ये मुस्लिम वाला मान लेते, ईसाई वाला, और ये कोई और धर्म का मान लेते। तो इमेजिन करिए हम पहले इनमें सुधार करके इनको यहां तक लाए, इनमें सुधार करके यहां तक लाए, इनमें सुधार करके यहां तक लाए, और जब सभी लोग अब एक जैसी चीजें फॉलो करने लगे तो समान नागरिक संहिता अपना लीजिए। इसी कारण से आर्टिकल 44 में राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाएगा ऐसी शब्दावली प्रयुक्त की, इसे गैर बाध्यकारी स्वरूप इसीलिए दिया गया। निसंदेह 21वीं सदी में धार्मिक मान्यताओं में लचीलापन अवश्य आया है। समान नागरिक संहिता लागू करने की उचित पृष्ठभूमि निर्मित हुई है, माहौल बन रहा है, लेकिन और माहौल बनने दीजिए। इसके बावजूद भारतीय समाज की परंपरा और मान्यताओं को अभी भी धार्मिक आधार प्राप्त है। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के संदर्भ में भी यह बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। सरकार द्वारा जनमत को संज्ञान में लेते हुए पहल करनी चाहिए। बाध्यकारी कानून के बजाय
परस्पर मतैक्य को स्थापित करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कानून के रूप में बाध्यकारी तरीके से बिना जनमत की इच्छा को जाने समान नागरिक संहिता लागू करने से हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें सभी नागरिकों के सहमति को लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध होना बुरा नहीं है, लेकिन सहमति भी बहुत अधिक लोगों की होनी चाहिए। इससे नागरिकों के वर्ग विशेष में सरकार के प्रति संदेह और अविश्वास की धारणा भी उत्पन्न हो सकती है, जिसे हालिया संदर्भ में किसान आंदोलन में भी देखा जा सकता है। इससे फिर जनता को हमेशा ही सरकार पर डाउट रहेगा कि यहां चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही है, कहां है समस्या। विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि देश में प्राय प्रत्येक बार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए विचार और प्रयास राजनीतिक आलोक और वोट बैंक की राजनीति के संदर्भ में हुए। सत्तारूढ़ दल द्वारा बिना समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संज्ञान में लिए एक पक्षीय तरीके से समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि वर्तमान, इसके पहले भी, बल्कि जरूरी है इस मुद्दे पर सरकार द्वारा गैर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब राजनीति नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि समाज के विभिन्न लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए सिविल समाज, जो कि सक्रिय लोग होते हैं, जो विचार जानते हैं, भारत का संविधान जानते हैं, ऐसे लोगों से पहले जानकारी लेनी चाहिए, वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? वस्तुतः समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग समाज के वर्गों की ओर से आनी चाहिए, तभी उचित और व्यवहारिक होगा। सरकार को इस दिशा में तभी प्रयास करने चाहिए। निजी कानून में प्रावधान संविधान के विपरीत हैं, उन्हें निरस्त और संशोधित कर संविधान की मूल भावना के अनुकूल, मतलब किसी भी जो धर्म के कानून जो संविधान की मूल भावना समान, मतलब लोगों का विभेद करती हो, महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश, मंदिर में प्रवेश रोकती हो, पहले इन चीजों को खत्म कराओ, सभी को बराबरी और समानता के लेवल पर लाओ। एकाएक समान सिविल संहिता को लागू करने के बजाय इस दिशा में क्रमबद्ध रूप से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय सरकार को समाज के सभी वर्गों की संवेदनाओं, उनके मूल्यों और परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को इस प्रकार के मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समान सिविल संहिता को लागू करने में और अधिक जटिलता आएगी। सरकार द्वारा समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों, रिटायर्ड न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। समिति की सिफारिश के आधार पर आगे की दिशा में कदम तय किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से समान नागरिक संहिता के लिए हमें एक माहौल बनाना चाहिए। उस माहौल के बाद ही हमें समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता को फाइनली अगर हम कहें तो 3 बातों के रूप में समझना है। पहले तो हमने जाना कि ये कहां से आया, हमने जाना कि इसके लिए सकारात्मकताएं क्या है, नकारात्मकता क्या है, और अंत में हमें इसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि पहले यह नागरिकों की ओर से मांग होनी चाहिए। पहले सरकार के द्वारा अलग अलग धार्मिक कानूनों की कुरीतियों को, रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहिए, और जब ये चीजें समाप्त हो जाएं और लगभग सभी धर्म के कानून एक जैसे हो जाए तो समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय वार्तालाप होना चाहिए और सरकार के द्वारा एक माहौल बनाना चाहिए जिससे लोग ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट हो सके। क्या चीजें समझ में आ गई हैं? सारे डायमेंशन क्लियर हो चुके हैं कि समान नागरिक संहिता पर आप वर्णन कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, अब समझा सकते हैं कि आंसर लिखना हो तो एक प्रश्न लिखना और इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स करना, देखें कितने लोग उत्तर निकाल पाते हैं।
एक प्रश्न लिखिए। और लाइक कर नहीं रहे आप लोग, क्या कोई मतलब और भी इससे ज्यादा अद्भुत, मैं फिर दावा कर रहा हूं, ढूंढ लेना यूट्यूब पर, 2 घंटे की क्लास भी मिलेगी और 10 मिनट की भी चाहिए। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय वार्तालाप होना चाहिए और सरकार के द्वारा एक माहौल बनाना चाहिए जिससे लोग ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट हो सके। क्या चीजें समझ में आ गई हैं? सारे डायमेंशन क्लियर हो चुके हैं कि समान नागरिक संहिता पर आप वर्णन कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, अब समझा सकते हैं कि आंसर लिखना हो तो एक प्रश्न लिखना और इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स करना, देखें कितने लोग उत्तर निकाल पाते हैं। एक प्रश्न लिखिए और लाइक कर नहीं रहे आप लोग, क्या कोई मतलब और भी इससे ज्यादा अद्भुत, मैं फिर दावा कर रहा हूं, ढूंढ लेना यूट्यूब पर, 2 घंटे की क्लास भी मिलेगी और 10 मिनट की भी, लेकिन इतने आयामों में कहीं चीजें नहीं मिल पाएगी। एक प्रश्न लिखना, भारत में समान नागरिक संहिता, भारत में समान नागरिक संहिता, प्रश्न मेंस का लिखना है, भारत में समान नागरिक संहिता संविधान में वर्णित अनुच्छेद 44 को, अनुच्छेद 44 को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 44 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्या वर्तमान में समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए? टिप्पणी कीजिए। अगर इतना ना समझ में आए तो केवल इतना ही याद रखना, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए? टिप्पणी कीजिए। यदि हां कहोगे तो पूरे तर्क देना, यदि ना कहोगे तो पूरे तर्क देना, यदि हां और ना दोनों कहोगे तो बीच का रास्ता निकालने की पूरी बात एक्सप्लेन करना। 150 शब्दों से लेकर 200 शब्दों में लिख सकते हो और 10 मिनट में आंसर लिखते आना चाहिए, 10 मिनट में। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, लाइक और शेयर करते चलिएगा। हम चाहेंगे कि चीजें बेटर होती चली जाएं। बाय।